हाँ जी, आप बताइए मैडम। मैंने एक एसेट सेल की, ठीक है, और उसको वापस से लीज में ले ली। आपको सेल किया, वापस से लीज बैक कर लिया। तो आपके लिए डेप्रिसिएशन के पर्पज से एक्चुअल कॉस्ट क्या है? डब्ल्यू डी वी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, इंडिविजुअल डब्ल्यू डी वी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, करेक्ट है? कहाँ लिखा है? करेक्ट, दिस इज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1), एक्चुअल कॉस्ट को जो एक्सप्लेनेशन करते हैं अपन, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? हम्म हम्म। देखो, ये आपको पता है, लेकिन आपके पास शब्दों की गरीबी है, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? आप सब सही बताओ, लेकिन आप एग्जाम में मार्क्स कैसे लोगे? वाइवा होने वाला है कि अपना रिटर्न एग्जाम होने वाला है? वर्ड्स की गरीबी। आपने बोला बेचा, नहीं भैया, बॉन्ड को इशू करते हैं अपन। कितना सिंपल वर्ड है। द जीरो कूपन बॉन्ड इशूड ऑन डिस्काउंट एंड मैच्योर्ड एट पार। सिंपल। आपने कम शब्दों में सामने वाले के दिमाग में घुसना है आपको। इशूड एट डिस्काउंट, मैच्योर्ड एट पार। डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि मैंने 100 रुपए के बॉन्ड को, मैं कंपनी हूं, मैंने 60 रुपए में इशू किया और 100 रुपए में मैंने रिडीम कर दिया। तो 40 रुपीज क्या है मेरे लिए? एक्सपेंडिचर है, करेक्ट है। 40 रुपीज डिस्काउंट दिया मतलब मैंने ब्याज दिया ना। तो ये एक्सपेंडिचर 1 साल का है कि नंबर कितने, 1 साल का है कि ज्यादा साल का है? ज्यादा साल का है, तो उसमें प्रोराटा बेसिस पर बांटना है, और वो एज ए एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। कहाँ दिया है प्रोविजन? सेक्शन 36(1) में, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 4229। सीधे सीधे क्वेश्चन है। पीजीबीपी को सर पे मत चढ़ाना, 4 पन्ने का प्रोविजन है बस। जब आप इसको, जब 4 पन्ने में नहीं ला पाओगे ना, तो पीजीबीपी सर पे बैठा रहेगा आपके। हाँ जी मैडम, बेड डेट रिकवरी के बारे में बताओ। कौन से सेक्शन में लिखा है, कहाँ लिखा है, कुछ आइडिया? जिस साल रिकवर हुआ उस साल मेरे पास बिजनेस ही नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, अब होगा चार्ज? कौन से हेड में? नहीं, मैं तो हेड पूछ रहा हूँ ना, मानते जा रहा हूँ आपकी बात में, कौन से हेड में? 5 हेड है ना अपने पास, बताइए। पीजीबीपी में होगा ना, तो मेरे पास कोई बिजनेस ही नहीं है, फिर भी पीजीबीपी हेड क्रिएट कर रहे हो आप। हाँ जी, यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। दिस इज प्रोविजन इज गिवन इन एज अ डीम्ड इनकम, सेक्शन 41। वाई इट इज डीम्ड इनकम, ये समझाना चाह रहा हूँ। इवन तो आई हैव नो बिजनेस, बिजनेस ही नहीं है, फिर भी पीजीबीपी इनकम ला रहे हो। मेरे पास कोई भी बिल्डिंग नहीं है, फिर भी एचपी इनकम आ सकती है क्या? सेक्शन, रीजन, एरिया, किसी भी तरीके से बता। रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट एटसेट्रा। समझ में आ रही बात? तो वो भी डीमिंग प्रोविजन है, ये भी डीमिंग प्रोविजन है। समझ रहे बात को? आप पूरा भूल जाओ, डीम पीजीबीपी तो याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको सेक्शन आउटले दिया था, ध्यान है कि नहीं? तो जो मैंने आपको सेक्शन का पैकेज दिया था, वो अगर आपने वर्किंग किया है, तो ये हेड आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, बस इतना ही है, पीजीबीपी इतना ही है। मैं भी भूलता हूँ, जैसे सब लोग भूलते हैं, तो मैं भी प्रोविजन भूलता हूँ, मैं ऐसा रिकॉल करता हूँ। आप लोगों को पढ़ाना आना रहता है ना, कि यार आज तो पीजीबीपी पढ़ाना है बच्चों को, तो ऐसा मैं एक पन्ने में 5 मिनट में लिखता हूँ। कोई एक आध प्रोविजन मेरे को लगता है याद नहीं आ रहा है, तो उसको पलटाता हूँ, अच्छा ओके, 5 मिनट में याद रखता, 5 ही मिनट लगता है। क्लास के दौरान आपने हर प्रोविजन को कैसा समझा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली समझ गए, तो A4 साइज में ये प्रोविजन पूरा A4 भी आधा लगता है, आधे में प्रैक्टिस कर सकते हो आप, एक पन्ने में रिवाइज होना चाहिए। कौन सा सेक्शन नहीं, इसमें सब तो है, ठीक है। हाँ सर, बताइए। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अलाउबिलिटी के बारे में क्या लगता है पीजीबीपी हेड में?
अदरवाइज कब आएगा? हाँ हाँ, क्या चीज़ डिसअलाउ जाएगा? हाँ, तो वो इनकम कहाँ चार्ज होती है? कैपिटल गेन में। तो सीधा बोलो ना, एस टी टी विल नॉट बी अलाउड इन कैपिटल गेन बट अलाउड इन पीजीबी, सेक्शन 36(1). उसी तरीके से क्या अलाउ होता है? कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो भी अलाउ जाता है। तो इसको मैं कनेक्टिविटी बताया था आपको। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर के बारे में बताइए। सेक्शन 40 भी डिसअलाउ कर देता है ना, तो कब डिसअलाउ कर देता है? फर्म को, समझ रहे हैं क्वेश्चन? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जब रेम्यूनरेशन पेमेंट करती है, तो सेक्शन 40 बी में हमने पढ़ा था कि वो डिसअलाउ हो जाता है। तो क्या कंडीशन है? तो दो, या फिर में क्या लेना है? हम्म हम्म, बिल्कुल, जो एक्सेस अमाउंट है डिसअलाउ हो जाएगी, सही बोल रहे हैं ना? तो चलो, आपको प्रोविजन समझ बोल तो दिया, समझ में आएगी नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 लाख रुपए हुआ बुक प्रॉफिट, बताओ कितना आएगा? लिमिट कितनी? 1.5 लाख, सही बोल रहे हैं क्या? 1 लाख, क्या लगता है? सही है ना? क्योंकि 90% कितना आएगा? 90,000। और 1,50,000 विच एवर इज हायर, 1.5 लाख। लॉस आया तो भी 1.5 लाख। ठीक है, ओके। तो इससे ऊपर होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा, और इसके अंदर रहा तो? हाँ, अंदर है मतलब डिसअलाउ नहीं होगा, माने अपन? पक्का। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई सिचुएशन आप जानते हैं क्या? ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? ऐसी कोई सिचुएशन जानते हैं क्या जिसमें मैं पेमेंट, फर्म पेमेंट कर रही है, लिमिट के अंदर ही है, फिर भी डिसअलाउ हो रहा है? हाँ सर। नहीं, टीडीएस कहाँ करना पड़ता है सर? फर्म, फर्म जो पार्टनर को पेमेंट करती है उसमें टीडीएस नहीं होता। नॉन वर्किंग पार्टनर, मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आपने मॉनिटरी लिमिट तो बढ़िया रेट ली, प्रोविजन पता ही नहीं है आपको। हाँ जी। तो इसका मतलब आपको ये बोलना चाहिए कि अगर फर्म रेम्युनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर को पेमेंट करती है, तो लिमिट लिमिट कुछ नहीं चेक करूंगा, आउटराइट डिसअलाउड। या फिर फर्म वर्किंग पार्टनर को पेमेंट कर रही है, लेकिन इट इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, आउटराइट डिसअलाउड। अब तीसरा पॉइंट बोलूंगा, मॉनिटरी लिमिट में तो अब आऊंगा मैं, जब मैं बोलूंगा कि द फर्म इज पेइंग रेम्युनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर ऑथराइज बाय डीड बट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट। तो ये जो लिमिट आप लोग बोलते हो ना, ये तीसरे स्टेज में आती है। हाँ, एक और पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द डीड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर रेट्रोस्पेक्टिव या बैक डेट से रहेगी तो भी डिसअलाउ हो जाएगी। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, क्लियर है? बाकी तो परसेंट ये जो बता रहे हो ना आप, ये सबको पता रहता है। आप बहुत स्लो बताए उस हिसाब से, तो खट से पता रहता है, इतना फेमस है ये प्रोविजन। ठीक है। इंटरेस्ट का कितना है? 12% है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे बताइए? 12% की लिमिट के अंदर दिया, फिर भी डिसअलाउ हो सकता है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 12% के अंदर है। अच्छा, मतलब डीड में अगर रेट्रोस्पेक्टिव हेड से प्रोविजन डिसअलाउ हो जाएगा। और कोई रीजन? टीडीएस होता ही नहीं है इसमें। जब पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है ना, तो टीडीएस का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सेक्शन 194A आज जाकर पढ़ना। देखिए, ये बातें मैं आप लोग से ही कर सकता हूँ, नए स्टूडेंट से नहीं कर सकता। आप एग्जाम पढ़ चुके हो एक बार। यू शुड कनेक्ट 194A, मैंने क्या बोला? ठीक है ना? तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसमें 194A अट्रैक्ट नहीं होता, टीडीएस बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर ये लिखा है कि इफ द इंटरेस्ट इज पेड टू द पार्टनर विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय डीड, और
authorized by deed but with a period which is backdate, you are retrospective effect. ठीक है, 40B समझ में आ रहा है? एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इसके ना, किए थे ना हमने लास्ट क्लास में. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं. बट आपको अच्छा बैकअप देना है, मेरे साथ साथ करोगे तो हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, ध्यान रखना है ना. मतलब आपको पूरे आंसर्स पता होने चाहिए. एक चैप्टर का पूछ रहा हूँ मैं अभी आपसे हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा क्या, अभी मैं सैलरी का क्वेश्चन पूछा क्या, किसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? KLPGBP, और वो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी करंट में. अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे तो कितनी समस्या है सोचो आप. आपको एग्जाम PGBP हेड क्यों होने वाली है कि टैक्सेशन की, और टैक्सेशन में भी केवल इनकम टैक्स होगी, GST मिलाकर, और उसके आजू बाजू बाकी सब्जेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और एग्जाम का प्रेशर भी रहेगा. तो जब एक चैप्टर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे? समझ रहे मेरी बात? और यहाँ परफॉर्मेंस के लिए मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, वहाँ से ये सपोर्ट भी गायब हो जाएगा. तो आपको थोड़ा और ऊपर जाना है. और क्या बताया था मैंने? ओवरकम करने का एक ही सूत्र है, नंबर ऑफ आवर्स. हाउ मच नंबर ऑफ आवर्स यू आर इन गिविंग, कितने घंटे देना है? नॉट लेस देन 12 आवर्स. 12 घंटे से कम नहीं देना है. 16 घंटे देंगे, 17 घंटे देंगे तो और अच्छी बात है, वो तो और आसान काम है. लाइफ में कुछ माइंड में रह ही नहीं जाता फिर तो, ठीक है ना, वो आसान है, पक्का बता रहा हूँ मैं. तो चलिए, बट कुछ लोग तो अच्छा कर रहे हो, कुछ लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, ये समझ लो भाई. पेज नंबर 4.266. कौन सा? अच्छा वो पहले है क्या? हाँ उसको पहले करना. हाँ 43C है ना, हाँ उसको पहले निकालो. 263 निकालो, इजी है, और ये आपके वहाँ भी काम आएगा, कैपिटल गेन में भी काम आएगा. इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हो इस सेक्शन को आप. रूल 60D पढ़ने बोला था मैंने. हाँ जी, इंपॉर्टेंट सेक्शन. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, मैं हेडिंग से पहले रिकॉल करने की कोशिश करता हूं, देखो आपको कितना याद आ रहा है. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, SDV बोलता हूं मैं, ऑफ ए लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर इवन इफ द सेम आर हेल्ड बाई ट्रांसफरर एज अ स्टॉक इन ट्रेड. अब देखिए स्टॉक इन ट्रेड, पहले तो समझो किसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पर? प्रॉपर्टी की बात चल रही है. स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू किसकी निकाली जाती है? प्रॉपर्टी की. और नॉर्मली जब मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं तो कौन सा प्रॉफिट आता है? कैपिटल गेन आता है. तो यहां क्यों पढ़ रहे हैं अपन? अगर वो प्रॉपर्टी आपकी स्टॉक इन ट्रेड के रूप में है, मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं नॉर्मली एज अ इन्वेस्टमेंट, मेरी एसेट है, तो मैं कैपिटल गेन में जाता हूं. लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी बेचने का ही बिजनेस है तो वही प्रॉपर्टी आपके लिए क्या हो गई? स्टॉक इन ट्रेड. क्या हो गई आपके लिए? स्टॉक इन ट्रेड. अगर वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, इसका मतलब उसको बेचने से जो सरप्लस आएगा वो कौन से हेड में चार्ज होगा? PGBP हेड में चार्ज होगा. सिनेरियो समझ में आ रहा है? ये सेक्शन 43CA बोलता है कि अगर आप जो सेल कर रहे हो, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी को 25 लाख में बेचा, स्टाम्प ड्यूटी वालों को लगता है इसकी वैल्यू जो है 25 लाख नहीं, इसकी वैल्यू 40 लाख है, तो ये बोलेगा 40 लाख मान लेंगे कैपिटल प्रॉफिट निकालने के लिए. ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आपको सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं कि मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी है जिसको 25 लाख रुपए में बेचा है, एग्रीमेंट भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इसकी है 40 लाख रुपए. मतलब क्या है कि स्टाम्प ड्यूटी वालों को लगता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए, आप इसको सप्रेस कर रहे हो, आप उसको कम वैल्यू दिखा रहे हो ताकि प्रॉफिट बच सके. मान लो उसकी कॉस्टिंग है, मेरी कॉस्टिंग है उसमें मान लो 20 लाख रुपए, तो अगर नेचुरली अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट कितना है मेरा? 5 लाख. लेकिन स्टाम्प वालों को लगता है भैया कि 40 लाख रुपए है, तो स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी आपसे स्टाम्प ड्यूटी तो 40 लाख पे लेके मानेगी. और इनकम टैक्स वालों को लगता है कि भाई अगर 40 लाख उसकी वैल्यू है तो आप उसकी वैल्यू क्या कर रखे हो? सप्रेस. आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 20 लाख. कुछ समझ में आ रही बात? हालांकि कभी कभी क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और हमारी जो एक्चुअल सेल वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ सकता है, तो थोड़े बहुत डिफरेंस के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया 110% वाला.
पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पहले इसको माइंड पे फोकस करो, फिर पढ़ेंगे अपन। अब मान लो मेरे को लगता है कि मैंने 25 लाख में बिछा हूँ, स्टाम्प ड्यूटी वालों को लगता है कि 25 लाख 10,000 रुपए है, तो ठीक है ना भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो कुल मिलाकर ये डीमिंग प्रोविजन है जो आपकी सेल कंसिडरेशन को चेंज कर रहा है वाइल कैलकुलेटिंग। सेल करते वो आपके लिए स्टॉक है, वहां पर बिजनेस इनकम आएगा। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस। द एसेट यू हैव ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड वर्सेस एसेट विच यू आर यूजिंग इन योर बिजनेस, फर्क है दोनों में। बीन इंसर्टेड एज एंटी अवॉइडेंस मेजर्स, ये लाइन समझ में आ रही है? एंटी अवॉइडेंस मतलब टैक्स चोरी करते हैं लोग इस बहाने, उसको रोकने के लिए बनाया गया है। टू प्रोवाइड दैट वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन कैपिटल एसेट, क्यों लिखा है इन्होंने? हाँ जी, अदर देन कैपिटल एसेट लिखा है क्योंकि यही नियम हम कहाँ पढ़ेंगे? अगर कैपिटल गेन में चार्ज होगा तो कैपिटल गेन का अलग सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन नंबर ध्यान है क्या? 40 नहीं 45 चार्जिंग सेक्शन में नहीं लिखा है। हाँ जी 54 50C, ठीक है ना? चलो बाद में देखते हैं। बीइंग लैंड और बिल्डिंग, क्यों लिखा है लैंड और बिल्डिंग? क्योंकि इसी का तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू निकलती है ना, लॉजिक समझना। इज लेस देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, द वैल्यू सो अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल शैल बी डीम्ड टू बी, क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब आपका कंसिडरेशन, भले मेरे एग्जांपल पे देखो एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है आपका 25 लाख, लेकिन इन्होंने क्या मान लिया 40 लाख। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन थोड़ा बहुत, मैंने बोला ना कि थोड़ा बहुत वेरिएशन को बर्दाश्त कर लेता है, तो अगला पैराग्राफ पढ़ो। हाउएवर क्या लिखा है देखो जरा। हाउएवर if the stamp duty value does not exceed 110% of consideration, देखिए आपका करेक्शन होगा शायद, है ना? however if the stamp duty value does not exceed 110% of consideration received or accruing, then such consideration shall be deemed to be the full value of consideration। तो उस केस में क्या लेंगे? कंसिडरेशन को ही ले लेंगे। मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूं, प्लीज चेक द एग्जांपल। से बहुत सिंपल एग्जांपल है, सेल कंसिडरेशन हमारा है 25 लाख, ठीक है? और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है सपोज फर्स्ट 40 लाख, सेकेंड 26 लाख। चेक करो भाई। तो आपको कैपिटल गेन मतलब बिजनेस इनकम नहीं, और कॉस्ट भी लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ लैंड लिख देता हूं। और ये लैंड क्या है? एसआईटी की बात चल रही, सही है ना? इसकी कॉस्ट में लिख देता हूं से 10 लाख। तो बताइए फर्स्ट केस में पीजीपीपी क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा? तो चेक करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट केस में कैसे चेक करेंगे अपन? फर्स्ट केस में देखो भैया, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, नियम क्या है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू
हाँ जी, एक्सीड होनी चाहिए सेल कंसिडरेशन के किस, एक मिनट, 108 पर 10% ऑफ कंसिडरेशन ना, तो इसको ऐसे ही लिखता हूं मैं, 100 एंड सॉरी 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, सही फॉर्मूला बनाया हूं। अगर इसे एक्सीड है तो फिर आप वो 43 का डीमिंग प्रोविजन में जाएंगे। तो देखो तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी दी हुई है पहले केस में, 40 लाख। देखो तो 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन क्या आएगा, ऑफ 25 लाख, कितना आ रहा है, 20, सबका आ रहा है, कैलकुलेट करना भाई। तो देखो 40 लाख 27 लाख 50 हजार से ज्यादा है। इट मींस ड्यू टू सेक्शन 43 CA द सेल कंसिडरेशन शुड बी डीम्ड एज अ 40 लाख। कुछ समझ में आया? माइनस कॉस्ट कितनी, 10 लाख, मतलब 10 लाख क्या, 30 लाख क्या हो गया, पीजीबीपी। फर्स्ट केस समझ में आया? सेकंड केस में आ जाए। सेकंड केस में फिर से देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो देखो भाई 110% स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सेकंड केस में, 26 लाख। देखो तो भाई 110% तो हमने निकाला था ना, 25 लाख का कितना आया था, 27.5 लाख। देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा हो गई क्या, नहीं हुई, तो फिर 43 CA का डीमिंग प्रोविजन लागू नहीं होगा इन दैट केस। हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो इस केस में आपका सेल कंसिडरेशन आएगा 25 लाख और कॉस्ट कितनी दिया है, 10 लाख। तो कितना हो गया, 15 लाख रुपए क्या हो गया, पीजीबीपी। दोनों को कंपेयर कीजिए, मुद्दा समझ में आएगा आपको कि पहले केस में देखो दोनों ही केस में सेल कंसिडरेशन कितना है, 25 ही लाख, 25 में बेचा और 10 में खरीदा। लेकिन पहले वाले केस में 30 लाख रुपए पीजीबीपी में चार्ज हो रहा है, दूसरे वाले केस में 15 लाख चार्ज हो रहा है। दिस ह्यूज डिफरेंस, और लैक्स मान लो इसको, तो दिस ह्यूज डिफरेंस विल बी ड्यू टू सेक्शन 43 CE। अब इसकी टेक्स्ट प्लानिंग वाइज बात करोगे तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करोगे तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को बहुत प्रॉपरली वॉच करना है आपको। और यही प्रोविजन आपको कहां मिलेगा, कैपिटल गेन में, सेक्शन 50C में सेम। तो आप वहां लिख सकते हैं सिमिलर प्रोविजन वी विल रीड इन सेक्शन 50C। 50C कैपिटल गेन। अगर यही प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड ना होकर आपका कैपिटल एसेट होती तो ये प्रोविजन वहां लागू हो जाता। ये अटैच करना है हमको। नहीं मिलता सर, बिल्कुल नहीं मिलता। क्या लगता है कभी पीजीबीपी में इंडेक्सेशन देखा है? नहीं। इंडेक्सेशन बेनिफिट केवल और केवल मिलता है कैपिटल गेन में। बिल्कुल करेक्ट। इंपॉर्टेंट मार्क करना प्रोविजन को। उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना आप, तो देखिए फर्स्ट पेज तो अपना पूरा प्रैक्टिकल हो गया है ना। सेकंड जो पॉइंट है, फर्दर पढ़ो ध्यान से। सेकंड पॉइंट है फर्दर वेयर वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये एग्रीमेंट वर्ड को थोड़ा सा फोकस करना। अब मुद्दा ये है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या सेम बनी रहती है कि चेंज होती है? चेंज होती है। तो कभी भी हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करने का या परचेस करने का एग्रीमेंट करते हैं तो पहले एग्रीमेंट होता है, फिर उसको फाइनल पेमेंट की एक डेट फिक्स होती है और फिर रजिस्ट्री होती है। ऐसा ही होता है जनरली। तो जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया उस दिन की भी कोई ना कोई स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, सही मायने में तो प्रॉपर्टी का सौदा हो गया। और जिस दिन हम फाइनल रजिस्टर्ड करने गए उस दिन की स्टाम्प ड्यूटी चेंज हो सकती है कि नहीं? तो अगर एक डेट ऑफ, अब तो टेक्निकल वर्ड पे आते हैं, नहीं तो ये दिन वो दिन करोगे आप। इफ यू हैव नो टेक्निकल वर्ड यू आर पुअर। आपको अंदर से आंसर तो पता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वर्सेस डेट ऑफ रजिस्ट्री बोल लो, रजिस्टर्ड बोल लो। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी एक स्टाम्प ड्यूटी और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी एक स्टाम्प ड्यूटी है। दोनों अगर सेम है तो कोई झगड़ा नहीं है। दोनों में डिफरेंस आ गया तो नेचुरली अपग्रेड डिफरेंस आता है। जनरली क्या आता है, बढ़ता है। मार्केट वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है।
तो आप बताइए, आप एग्रीमेंट की डेट का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पसंद करोगे कि रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना पसंद करोगे? एग्रीमेंट का लेना पसंद। मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि लॉजिकली समझ में आए प्रोविजन आपको। किस दिन का लेना पसंद करोगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेना पसंद करोगे। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि हम डेट ऑफ एग्रीमेंट का आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेने दे देंगे, लेकिन तभी देंगे जब, किसी को कुछ याद है? हाँ, प्रिस्क्राइब्ड मोड से एडवांस का पार्ट और फुल पेमेंट होगा। ये प्रोविजन क्यों बनाया मालूम है? कोई बता पाएगा? उनको क्या तकलीफ है भैया, हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है, सौदा हो गया हमारा आपका। हाँ, मतलब उनका एक्चुअल लेन देन होगा बाद में, पहले को भी कुछ नहीं हुआ। और बैक डेट में जाकर वो क्या कर लेंगे कि हमारा तो एग्रीमेंट हो रखा था पहले, देखो सर उस समय स्टाम्प ड्यूटी कम थी। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मार्च में जनरली रेट बढ़ जाता है। एक प्रॉपर्टी जिसका मार्च आया, मार्च में रेट बढ़ गया, हम अप्रैल में जा रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, तो वहाँ देखे यार प्रॉपर्टी 50 लाख की, लेकिन जस्ट मार्च के पहले उसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख थी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, 15 दिन पहले का एक एग्रीमेंट बनाऊंगा आज, 15 दिन पहले का एग्रीमेंट बनाऊंगा और क्या दिखाऊंगा इनकम टैक्स वाले को, देखो हमारा एग्रीमेंट तो पहले ही बन गया था, तो हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 ना लेकर क्या लेंगे, 40। इसलिए तो प्रोविजन बनाया कि आपने अगर एग्रीमेंट कर लिया था तो उस समय एडवांस दिया है कि नहीं दिया, देख दिखा दो। और किस मोड से देना है, अकाउंट पे चेक वगैरह से देना है, तो मैं बैक डेट में एग्रीमेंट तो बना लूंगा, पेमेंट कहाँ से लाऊंगा? कुछ समझ में आ रही बात? इसीलिए ऐसे प्रोविजन बनाया गया। कुछ नहीं, 10 रुपये देंगे तो भी चलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी आभास रहता है ना प्रॉपर्टी लेने का, और मार्च आ रहा है तो 10,000 रुपये का चेक काट के दे देते हैं वैसे ही। एडवांस पेमेंट लिखा है, कितना थोड़ी लिखा है, 10% देना थोड़ी लिखा है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है मेरे को प्रॉपर्टी लेना, तो कहाँ सपना थोड़ी ना आएगा। तो कम से कम कंट्रोल तो हो गया ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है समझ में आ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ फटाफट। फर्दर वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आई हैव गॉट टू डेट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्सेस डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट आर नॉट सेम। क्या सेम नहीं है? स्टाम्प ड्यूटी वाली दोनों में सेम नहीं, सेम है तो कोई झगड़ा ही नहीं है। नॉट सेम, नॉट सेम, क्या नॉट सेम? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मे बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट की डेट की ले सकते हैं, ऑप्शन दे दिया आपको। फॉर द ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सच ट्रांसफर प्रोवाइडेड एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक। ये वही वाला पॉइंट है जो 48(3) में पढ़ते हो आप, देख लो भाई। और ले सकते हैं क्यों बोला? अरे भैया कभी एक रेयर वन चांस ले लो, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, पता लगा बढ़ने के बजाय गिर गई, तो फिर आप बोलोगे नहीं भैया वो नहीं चाहिए, हम नया वाला ले लेते हैं। ऐसा भी होता है ना, कभी होता है रेयर चांस में प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर भी जाती है। ठीक है, ये समझ में आया भाई? पॉइंट 3 में क्या लिखा हुआ है, ये थ्योरी आप पढ़ना। एसेसिंग ऑफिसर की यहाँ बात की गई है कि एसेसिंग ऑफिसर मे रिफर द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। सुना है कभी वैल्यूएशन ऑफिसर के बारे में? वैल्यूएशन ऑफिसर को केस कभी कभी रिफर करता है कि भैया इस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन आप ही निकाल लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा होता है जो कि थोड़ा इंजीनियर टाइप का होता है, समझ लो, वैल्यूएशन निकाल लेता है। तो एसेसिंग ऑफिसर को जब लगता है कि भाई ये जो वैल्यू है हमको समझ में नहीं आ रही है या कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को दे सकता है। नीचे लिखा है फॉलोइंग केसेस वेयर द एसएससी क्लेम्स, मान कीजिए एसएससी खुद क्लेम कर रहा है कि भैया हमारी वैल्यूएशन जो है उसको भेज दो वैल्यूएशन ऑफिसर को। और दूसरा, द वैल्यू सो अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय सच अथॉरिटी हैज नॉट बीन डिस्प्यूटेड, दोनों के बीच में वर्ड लिखा है एंड। तो अगर एसएससी को लगता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रॉपर्टी एक्चुअली में 25 लाख में बेचे हो और स्टाम्प ड्यूटी वाले उसको जबरदस्ती 40 लाख दिखा रहे हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी का तो नुकसान हो ही रहा है। तो आप क्या करोगे, एसेसिंग ऑफिसर बोलोगे सर स्टाम्प वाले पागल हैं, स्टेट गवर्नमेंट वो जबरदस्ती ज़्यादा वैल्यू उतने के है नहीं प्रॉपर्टी, तो आप प्लीज़ मेरी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू निकालने के लिए तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अडॉप्ट कर रहे हो ना, तो आप एक बार वैल्यूएशन ऑफिसर को दे दो। लेकिन वो वैल्यूएशन ऑफिसर को तभी देगा एसेसिंग ऑफिसर जब उस एसएससी ने उस वैल्यू को कहीं पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। पता लगा उसने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे ही केस फाइल कर रखा है हाई कोर्ट में या फिर किसी कोर्ट में, तो फिर उस केस में एसेसिंग ऑफिसर बोलेगा भाई जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो जो वैल्यू वहां से डिसाइड होगी वही ले लेंगे हम। ये लिखा है, इसलिए दोनों के बीच में एंड वर्ड है। तो ये कौन वैल्यूएशन करवा रहा है? एसएससी रिक्वेस्ट कर रहा है वैल्यूएशन के लिए, कौन भेज रहा है? ठीक है,
हाँ जी, अब ये देखिए, वैल्यू वैल्यू असर्टेन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर एक्सीड्स द वैल्यू। अब अगर कभी वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दी तो ज़्यादा वाली नहीं लेना है हमको, नॉर्मल वाली लेना है, ठीक है। ये एग्जांपल देखिएगा आप, एग्जांपल 10, ये एग्जांपल मैं क्रिएट किया हूँ 10, 11, 12, ठीक है। 44 में आ जाइए, होमवर्क डाल दीजिए उसको, जो मैं एग्जांपल एक दूसरा क्रिएट किया तो उसकी प्रैक्टिस करना है आपको उससे। हाँ जी, 44 थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है। व्हाट इज 44? कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, सेक्शन 44, किनको अकाउंट मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, अकाउंट्स को कब तक रखना है, तो ये सब के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय, मार्क कीजिए, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशंस। सभी प्रोफेशन की बात चल रही है यहाँ पर नहीं, कुछ नोटिफाइड प्रोफेशन के लिए सेक्शन 44AA1 दिया है। कई बार देखना किसी प्रोविजन में 44AA1 का रेफरेंस दिया रहता है, द प्रोफेशन नोटिफाइड बाय 44AA1, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिफाइड प्रोफेशन नीचे बॉक्स में दिख रहे होंगे आपको, इसमें सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म आर्टिस्ट सब आते हैं। तो इन लोग जो नोटिफाइड प्रोफेशनल, उनके लिए क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्शन प्रोवाइड एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल एटसेट्रा, इनको सीबीडीटी के हिसाब से नोटिफाइड बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और प्रिस्क्राइब बुक के लिए यहाँ पर लिख दिया है, प्रिस्क्राइब बुक नीचे देखिए आप, अदर डॉक्यूमेंट द सीबीडीटी हैज ऑथराइज्ड having due regard to the nature of the business profession carried on by any class of person prescribed by rule the books of account and other document। तो कौन कौन सी बुक्स इनको मेंटेन करना है उसको रूल्स में प्रिस्क्राइब कर सकती है सीबीडीटी, इंक्लूडिंग, और जिसमें क्या शामिल रहेगा, इन्वेंट्रीज। डॉक्टर्स को बोल सकती है कि मेडिसिन की इन्वेंट्री रखो, इन्वेंट्रीज वेन एवर नेसेसरी टू बी केप्ट एंड मेंटेन बाई टैक्स पेयर, द पर्टिकुलर्स ऑफ कंटेंट देयर इन एंड द फॉर्म एंड मैनर इन विच एंड द प्लेस एट विच दे मस्ट बी केप्ट मेंटेन। जनरल बात लिखी हुई है, तो सीबीडीटी के पास पावर दे दिया, और सीबीडीटी ने इस पावर का यूज करके कोई रूल बनाया क्या? यस, ये देखिए रूल 6F, सीबीडीटी को पावर मिल गया कि सेक्शन 44AA1 के अंतर्गत जो नोटिफाइड प्रोफेशन है उनकी प्रिस्क्राइब बुक्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कितने साल तक रखना है बुक्स को, कहाँ रखना है, उसके रूल्स बना सकती है। तो सीबीडीटी ने इस पावर का यूज करके कौन सा रूल बनाया, रूल 6F। और रूल 6F में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको दिखती है, तो वो देखिए, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ पर्सन, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ पर्सन एज पर रूल 6F, वो तो नीचे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड इन रूल 6F2। तो बुक्स कहाँ पे लिखी हुई है, रूल 6F2 में लिखी हुई है, इन द फॉलोइंग केसेस, इफ हिज ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स 1,50,000 इन ऑल, कुछ समझ में आ रहा है, ऑल द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर मान लो 2021 है, तो 2021 के पहले के जो 3 प्रीवियस ईयर हैं, उस तीनों प्रीवियस ईयर में, ऑल वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है, तीनों प्रीवियस ईयर में उसकी ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशनल की कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख से ज्यादा, ठीक है। या फिर, या और इफ वेयर द प्रोफेशन हैज न्यूली सेटअप, अगर नया प्रोफेशन है तो भाई पिछले साल की डिटेल कहां से लाओगे, आप नहीं ला पाओगे। तो इसी साल ऐसा लगता है उसको कि उसकी जो रिसीट है 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। इन द प्रीवियस ईयर हिज ग्रॉस रिसीट आर लाइकली टू एक्सीड, लाइकली टू भी मतलब लग रहा है, लाइकली टू एक्सीड 1,50,000। तो कुल मिलाकर अगर इन प्रोफेशनल्स की रिसीट पुराने हैं तो ओल्ड 3 ईयर्स में हर साल 1.5 लाख से ऊपर है, 2 भी नहीं, और या फिर नया है तो इस साल उनको लगता है कि 1.5 से ऊपर हो जाएगा, तो उनके ऊपर रूल 6F एप्लीकेबल हो जाएगा और बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, सी है ना सर, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी लिखा है ना जो,
प्रोफेशन नोटिफाइड एज प्रोफेशन ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, द प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट। देखो अब इसका इंटरप्रिटेशन निकालो, ये सेक्शन में है ना, ये जो पढ़ रहे हो ना, दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और अकाउंटेंसी, आ गया यहाँ पर। ये कहाँ लिखा हुआ है ये जो पढ़ रहे हो? सेक्शन में, सेक्शन में लिखा है ना, आगे पढ़िए। और इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अद, अब यहाँ तक रुक जाते हैं अपन है ना, और उसके बाद पढ़िए और एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। इसका मतलब सीबीडीटी में जो प्रोफेशन नोटिफाइड है वो इसके अलावा है, हालांकि इसमें ओवरलैपिंग भी है, ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है कि भैया इनको बोल तो दिया प्रिस्क्राइब बुक्स क्या है, तो बहुत ही कॉमन सी बुक है, कुछ नया नहीं है। ये देखिए रूल 6F2 में प्रिस्क्राइब बुक है कैश बुक, यार वो तो वैसे भी मेंटेन करते हैं अपन। जर्नल इफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन मर्केंटाइल सिस्टम, लेजर, कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स, रिसीट एटसेट्रा, जितने भी बिल काट रहे हो आप, रसीद है, उन सब की कार्बन कॉपी, अगर और सीरियली नंबर्ड होना चाहिए वो, अगर 25 रुपए से ऊपर है तो 25 रुपए से तो ऊपर ही रहेगा, है ना। एंड ओरिजिनल बिल्स एंड रिसीट, किस चीज़ की ओरिजिनल बिल्स मेंटेन करनी है? जो आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज करते तो हमारे पास ओरिजिनल बिल रहती है, तो ये सब मेंटेन करना है। मेरे ख्याल से वैसे भी हम मेंटेन करते हैं ये इन जनरल कॉमनली, बट इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया। और क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड साइनिंग द पेमेंट ऑफ वाउचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन मेडिकल प्रोफेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया। बाकी तो कैश बुक, जर्नल वर्नल सब लिखा है उन्होंने, कार्बन कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा, बिल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और मेडिकल प्रोफेशन मतलब डॉक्टर्स लोगों के लिए एक डेली केस रजिस्टर फॉर्म 3C में मेंटेन करना पड़ेगा। केस रजिस्टर मतलब जो अपन जाते हैं तो पेशेंट के नाम और उसका डिटेल नंबर पूछते हैं ना, तो वो मेंटेन करना पड़ेगा नॉर्मल कॉपी में नहीं, फॉर्म नंबर 3C में, ठीक है। और इन्वेंट्री की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर वो मेडिसिन वगैरह भी स्टॉक में रखते हैं, कई डॉक्टर रखते हैं ना। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है प्लेस एट विच द, कहाँ पर रखना है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको बिजनेस प्लेस पे रखना है, घर पे नहीं रखना है। अगर बिजनेस में कोई आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, भाई बुक्स कहाँ है, बोले घर पे रखी, नहीं, बिजनेस प्लेस पे रखना है। अगर एक से ज़्यादा बिजनेस प्लेस है तो जो हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल प्लेस है, वहाँ रखना है आपको। और अगर हर प्लेस पर अलग अलग अकाउंट मेंटेन हो रही है तो रिस्पेक्टिव प्लेस में सब में रखिए आप, ठीक है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि अगर आपने घर में बुक्स ऑफ अकाउंट रखी तो घर को बिजनेस प्लेस मान सकते हैं, कभी नहीं रखना चाहिए इसलिए बुक्स। अगर सर्वे हुआ, सर्वे कहाँ हो सकता है? बिजनेस प्लेस पे हो सकता है। तो सर्वे अगर हुआ बिजनेस प्लेस पे, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट आपने बोला नहीं हो तो घर पे रखी, तो वो सर्वे घर पे भी कर सकते हैं आपके, बिकॉज दे विल डीम्ड एज अ बिजनेस प्लेस। क्लियर है? तो कहाँ पर रखना है? क्या? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल बिजनेस में आएगा। उसका देखिए पीरियड फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट, कब तक रखना है मेंटेन, कभी पढ़ा है क्या आप? मार्क कीजिए, मिनिमम ऑफ 6 ईयर्स, 8 साल कहीं और पढ़े होगे आप, कहाँ पढ़े हो? हाँ जी, तो कंपनी लॉ में पढ़ा है, तो कंपनी लॉ के हिसाब से 8 साल, इनकम टैक्स के हिसाब से 6 साल। अभी क्वेश्चन देखिए, इलिस्ट्रेशन 15, इजी प्रोविजन है, ध्यान नहीं देते लोग इसमें ना। विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज अ फिल्म आर्टिस्ट, तो पहले क्लियर हो जाइए कि फिल्म आर्टिस्ट इज अ नोटिफाइड प्रोफेशन, ठीक है। 44AA1 में आता है ये। हिज ग्रॉस रिसीट फॉर द प्रोफेशन आर एज अंडर, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 की दी हुई है। और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? नीचे देखो असेसमेंट है 2022 की बात, 21, 22 की बात कर, मतलब प्रीवियस ईयर 2021, उसके पिछले 3 साल का डाटा दिया हुआ है। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो देखो भैया 1.5 लाख से ऊपर है क्या? 17, 18 में नहीं है, 18, 19 में है, 19, 20 में भी है, तो 44AA में आएगा ये। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट था इसमें? ऑल, पुराना प्रोफेशन है, तो सभी में 1.5 लाख से ऊपर कहाँ है? तो 44AA के अंतर्गत रूल 6F में कवर नहीं हो रहे हैं। पढ़ो आंसर।
मैं मार्क भी कर देता हूँ, लास्ट सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सिंस हिज ग्रॉस रिसीट हैव नॉट एक्सीड 1,50,000 इन द फाइनेंशियल 17-18, एक में रह गया ना, द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 44AA टू कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम। हालांकि उसको नॉर्मल बुक्स तो मेंटेन करना पड़ेगा, वो हम आगे सेक्शन 44AA के बाद लिखा है। कोई वहां नहीं भी आता तो आपको नॉर्मल बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए आगे लिखा है मिस्टर विनोद हावेवर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एज वुड इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम। नॉर्मल बुक्स, इसको लिख दीजिए नॉर्मल बुक्स, दैट इज स्पेसिफाइड की जरूरत नहीं है, मैं जितना मार्क किया उसको पढ़ के देखिए कम से कम। और नॉर्मल बुक्स के हिसाब से नॉर्मल बुक्स का जो प्रोविजन है वो कहाँ लिखा है, 44AA2 में लिखा है। 44AA1 में अगर आप कवर हैं तो आप कौन से रूल के हिसाब से बुक्स मेंटेन करेंगे, रूल 6F के हिसाब से। और रूल 6F में कवर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो फिर भी आप नॉर्मल बुक्स मेंटेन करो। तो नॉर्मल बुक्स का भी तो कहीं प्रोविजन लिखा होगा, वो आगे लिखा है। अगर वो 1.5 लाख तीनों में हो जाता तो फिर स्पेसिफाइड हो जाता ये। अब देखिए अगला सेक्शन, ये कौन सा पढ़ा आपने, 44AA1। नाउ यू आर रीडिंग 44AA2। तो 44AA2 प्रोफेशन के लिए है कि बिजनेस के लिए, दोनों के लिए। अनस्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड बिजनेस, क्योंकि 44AA किसके लिए, 1 किसके लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस। तो अदर प्रोफेशन एंड बिजनेस दोनों के लिए। तो लिखा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशन रिफर टू इन सेक्शन 44AA1, उसको छोड़कर। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, फर्स्ट पॉइंट, एंड इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन वर्ड भी आ गया, तो यहाँ पर कौन सा प्रोफेशन जो 44AA1 में नहीं आ पाया वो यहाँ आएगा, और बिजनेस तो पूरे ही आएंगे यहाँ पर। अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशन लिख दिया है, मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज में। अब वर्डिंग पढ़िए, कैसा बुक्स रखना है, कैसा बुक्स रखना है भैया, एज में इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इस क्वेश्चन को वापस से आओ, लास्ट लाइन जो मार्क किया था उसको चेक करो, ये कहां से लिखी हुई समझ में आया लाइन आपको? ये जो लाइन है ये देखिए, ये कहां से लिखी हुई है समझ में आना चाहिए आप। तो अगर विनोद यहां पर नहीं आ पाया तो 44AA2 में तो आएगा ना, इस लास्ट 2 लाइन ये लिखी हुई है। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो कौन से सर्कमस्टांसेस में इनको बुक्स मेंटेन करनी है, इसी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस को पढ़ते हैं। द एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर प्रोफेशन बिजनेस प्रोफेशन है तो इन केस वेयर द इनकम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम वर्ड लिखा है ध्यान रखना, टर्नओवर नहीं लिखा है, प्रोफेशन एक्सीड्स 2,50,000 और द टोटल सेल टर्नओवर और रिसीट एज द केस में बी इन द बिजनेस प्रोफेशन एक्सीड 25 लाख, और खास वर्ड इन एनी वन, वहां पे था ऑल, यहां पर लिखा एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। दोनों में फर्क समझ में आया क्या? यहां पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा एनी वन, और वहां पर स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूंगा वर्ड ऑल। इसको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दीजिए तो आपको बात समझ में आएगी। ऑल, ठीक है? नहीं, दोनों चीज बोले हैं ना, या तो उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो जाए और या तो उनकी टर्नओवर 25 से ऊपर हो जाए, दोनों में से किसी एक में भी फंस जाओगे आप। हाँ, वो लिख सकते हैं, बिल्कुल वो लिखवा देता हूं मैं भी, पहले ही समझ लो आप, है ना। और न्यूली सेटअप के लिए तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस सेम वर्डिंग में आ जाएगा लाइकली टू, सही है ना। ये देखिए, और पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचएफ है तो इंडिविजुअल एचएफ में कितना लिमिट दिया इन्होंने, इनकम 2.5 लाख से ऊपर और टर्नओवर 25 लाख से ऊपर। कब? प्रीवियस ईयर के पहले के 3 साल में किसी भी एक साल, और न्यूली सेटअप है तो इसी साल लगता है कि ऊपर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज ना।
और इंडिविजुअल एचएफ को छोड़कर बाकी एसएससी की बात करें तो बाकी एसएससी की बात करें तो देखिए यहाँ पर इनकम के लिए क्या लिखा है, एक्सीड 1,20,000, और टर्नओवर के लिए लिखा है एक्सीड 10 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा, 1,20 की इनकम और 10 लाख का टर्नओवर, दोनों के बीच में और वर्ड लिखा है, दोनों में से किसी एक में भी आ जाए। और देखिए यहाँ पर भी एनी वन लिखा है वर्ड, दिखा क्या? तो यहाँ पर लिमिट थोड़ी सी क्या कर दी उन्होंने, डाउन कर दी, वहाँ पे लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि उनको बेसिक एग्जामिशन लिमिट भी मिलता है, ठीक है। बाकी न्यूली सेटअप के लिए भी लिखा हुआ है। अब इनका जो ऑप्शन इन्होंने जो बोला ना वो एकदम सही बोला कि विनोद वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिख दिया कि मिस्टर विनोद हाउ वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एज इनेबल द असेसिंग ऑफिसर। मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सेक्शन 44AA2 के हिसाब से, तो 44AA2 में भी तो कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, पिछले 3 में से किसी भी साल टर्नओवर 25 से ऊपर। तो देखो पिछले 3 साल में टर्नओवर किसी भी साल 25 से ऊपर गया क्या, नहीं गया। तो पिछले 3 साल में किसी भी साल कम से कम इनकम 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, उसकी डिटेल ही नहीं दिया यहाँ पर। तो आपको जरूर से लिखना चाहिए यहाँ पर इस पॉइंट को, एज्यूमिंग दैट, एज्यूमिंग क्या लिखना चाहिए बताइए, इनकम मोर देन 2.5 lakh in any of these 3 years। अगर ये भी कंप्लीट नहीं करता तब तो फिर पूरा छूट गया, बुक्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है फिर। 44AA1 ऑल ऑफ 3 ईयर है, 44AA2 एनी ऑफ द 3 ईयर। इसलिए मैं 2 ही वर्ड को मार्क किया उसमें, ऑल और एनी, इसको फोकस करना है आपको। तो बस ये 1-2 पॉइंट है जो ध्यान नहीं देते करके 44AA हमको टफ लगता है बहुत इजी। उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम आगे चलें तो शोइंग लोअर इनकम, ये आपको शायद पता होगा कि अगर आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं और अगर आप लोअर इनकम क्लेम करते हो, प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन समझते, टर्नओवर का 8% या 6% आपकी इनकम मान ली जा रही है 44AB में, सॉरी 44AD में या फिर 44AE में, तो उस केस में उसकी या तो आप वो इनकम मेंटेन करो प्रिजेम्पटिव के हिसाब से, और अगर आपको लगता है आपकी इनकम उससे भी कम है तो इनकम टैक्स बोलता है ठीक है फिर मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गेट योर अकाउंट ऑडिटेड बाय सीए, तो हम आपकी लोअर इनकम में मान लेंगे। समझ में आई क्या बात? तो अगर फिर से सुनिए, अगर आप 44, ये देखिए 2 सेक्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, 44A सुना होगा आपने, ट्रक ऑपरेटर के लिए प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन है, और 44AD सुना होगा आपने, ठीक है, और 2 नॉन रेसिडेंट के भी सेक्शन है ऐसे ही, 44BB एंड 44BBB, ये नॉन रेसिडेंट के प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन है। तो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन मतलब इन एसएससी के लिए उन्होंने इनकम फिक्स कर दी कि भाई ये इनकम आपकी मान ली जाएगी। तो अगर आप हायर इनकम बताना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोअर इनकम बताना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें पहले तो 44AA के अंतर्गत, और नेचुरली 44AA में कौन सा सेक्शन आएगा, 44AA2 आएगा, 1 तो स्पेसिफाइड प्रोविजन में वैसे ही है, एंड आपका अकाउंट ऑडिट भी कराना पड़ेगा आपको सीए से 44AB में, तभी हम आपकी लोअर इनकम को मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 3rd और 4th पॉइंट भी दे दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का एक और क्राइटेरिया, शोइंग लोअर इनकम, क्या लिखा है, शोइंग लोअर इनकम एज कंप्यूटेड टू द इनकम कंप्यूटेड ऑन प्रिजेम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AE और सेक्शन 44BB और 44BBB। और उसी तरीके से वेयर द प्रोविजन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेक्शन 44AD4, ये AD4 में पढ़ाऊंगा आपको, आर एप्लीकेबल इन दिस हिज केस and his income exceed the basic exemption limit in the previous year। 44AD4 क्या है, 44AD4 है जब आप 44AD का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाते। 44AD का ऑप्शन सेलेक्ट कब नहीं कर पाते, जब आप लगातार 5 साल तक, लगातार 5, एक बार जब 44AD के ऑप्शन में आ गए आप और उसका लगातार अगर आप 5 साल तक उसको मेंटेन नहीं करते, आप ऑप्शन आके नीचे आ जाते हो, तो फिर आपको 44AD4 मतलब अगले 5 साल तक फिर
इस ऑप्शन में आप नहीं जा सकते। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? 44AD सब सेक्शन 4 में। फाइनली ये सेक्शन आपको बता रहा है कि अगर आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन से लोअर इनकम क्लेम करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेंटेन अकाउंट्स। प्रिजेम्पटिव तो पढ़ेंगे अभी। हाँ 44AB ये आ गया, ये देखिए अगला सेक्शन ही आ गया। अकाउंट समझ में आया? तो अब वो जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के कुछ नए सेक्शंस आपको याद नहीं आ रहे होंगे तो अब दिख जाएंगे। पहले तो अकाउंट ऑडिट पढ़ लेते हैं। Now the next section is 44AB, very important section. It's a 44AB, audit of accounts of certain profession. Audit of accounts of certain profession carrying on business or profession. Audit. अगर मैं बहुत सीधी सीधी बात करूं तो 44AB मतलब टैक्स ऑडिट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? हालांकि टेक्निकली इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते बट हम बोल सकते हैं इट्स अ टैक्स ऑडिट। भाई कंपनी ऑडिट भी तो होती है, इट्स इनकम टैक्स ऑडिट। ठीक है, तो ये ऑडिट कौन करता है? सीए करता है। किन की ऑडिट होती है? टर्नओवर लिखा है इसमें, जिनका टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर चले जाए या प्रोफेशन में जिनके रिसीट एक लिमिट से ऊपर चले जाए। वो लिमिट पता है क्या आपको? देख के बताओ क्या चीज? 5 मोर देन 5 देख के बताओ। पढ़ के तो बताओ कम से कम। बिजनेस के लिए और नीचे 5 करोड़ क्या दिख रहा है? पढ़ें? वही नया प्रोविजन है। बाकी तो 1,50,00,000 पता है हमको। चलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर पर्सन मेंशन इन द कॉलम 2 ऑफ द टेबल अबोव कैरिंग ऑन प्रोफेशन बिजनेस प्रोफेशन टू गेट। तो मैं मार्क करता हूं यहां पर बिजनेस प्रोफेशन वर्ड को। तो बिजनेस के लिए भी है ऑडिट और प्रोफेशन के लिए भी है। समझ में आ गया? टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बिफोर स्पेसिफाइड डेट। ऑडिट कब तक करानी है? बिफोर स्पेसिफाइड डेट। और स्पेसिफाइड डेट कहां दी हुई है? यहीं पर दी हुई है। ठीक है, देखते हैं क्या स्पेसिफाइड डेट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। मार्क कीजिए बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ द कंडीशन मेंशन इन द कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम 3 आर स्पेसिफाइड। तो नीचे 3 कॉलम बना दिया, तो कंडीशन नीचे दी हुई है। सबसे पहले इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, तो पहले बिजनेस की बात कर लें। तो बिजनेस के केस में इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इफ द टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स 1 करोड़ इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 1 करोड़ से अगर ज्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी सीए से स्पेसिफाइड डेट तक। करेक्ट है? लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो 44AD जो सेक्शन है, 44AD मतलब प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन, ये बोलता है कि अगर आप बिजनेसमैन है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो आपकी इनकम को हम 8% मान लेंगे और आपको बुक्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ये बोल रहा है 1 करोड़ से ऊपर को ऑडिट कराओ, और 44AD बोलता है कि अगर आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में आते हो कब आओगे? जब 2 करोड़ तक का टर्नओवर, 2 करोड़ से ऊपर ना हो, तो हम आपकी इनकम को 8% मान लेंगे और आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी समझ रहे हैं। इसलिए नीचे नोट पे लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB डज नॉट अप्लाई। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी? जो 44AD में कवर हो गया। ठीक बात है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाला है लेकिन 44AD में प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आता है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। यही तो बेनिफिट है उसको। टू पर्सन हुज डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन प्रिजेम्पटिव बेसिस, जिसने प्रॉफिट को 44AD के हिसाब से डिक्लेयर किया है, एंड इज टोटल सेल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। क्योंकि 2 करोड़ की लिमिट कहां दी हुई है? 44AD में। कंपेयर करना इसको। पहला पैराग्राफ पुराना प्रोविजन है, समझ में आया? अब नया क्या लिखा है देखते हैं। इफ इन केस ऑफ अ सच पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस, तो अगेन ये बिजनेस के लिए, एग्रीगेट कैश रिसीट इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, cash receipt in the relevant previous year less than
5% ऑफ टोटल रिसीट, यहां तक पढ़ के रुक जाओ। कैसा बिजनेस महसूस कर रहे हो जिसका ट्रांजैक्शन बैंकिंग से ज्यादा हो रहा है कि कैश ज्यादा हो रहा है? बैंकिंग से ज्यादा हो रहा है। तो बैंकिंग वाले बिजनेस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं कि कैश वाले पे? बैंकिंग वाले पे तो भरोसा कर रहा है। 5 करोड़ से ऊपर होगा तब ऑडिट कराना है। फिर पढ़ते हैं, पहले आप इसके लॉजिक्स को पहचानो, भूलोगे नहीं। तो ऐसा बिजनेस जिसका एग्रीगेट कैश रिसीट टोटल रिसीट के 5% से भी कम है, मान लो 2 करोड़ रुपए किसी का टर्नओवर है, तो 5% कितना हो गया? 10 लाख। तो कैश रिसीट 10 लाख से कम होनी चाहिए, और बाकी सब बैंकिंग चैनल से पैसा आना चाहिए, चेक से, अकाउंट पे चेक से, आरटीजीएस से, ये सब मोड से आना चाहिए। तो ऐसे बिजनेस को ऑडिट कब करानी? जब उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाए। तो इसको बेनिफिट दिया गया ना, नहीं तो फिर अब ऑडिट कराने की नीड नहीं है, खुद अपने बेस पर रिटर्न फाइल कर देगा वो। फॉर द सेल टर्नओवर ग्रॉस एंड एग्रीगेट कैश पेमेंट, मार्क कीजिए, एग्रीगेट कैश पेमेंट को मार्क कीजिए, इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन 5% ऑफ द टोटल पेमेंट फॉर द एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर। तो कुल मिलाकर दोनों चीजों को पकड़ लिया कि आपका इनकम रिसिट बोलना चाहिए और पेमेंट दोनों ही बैंकिंग चैनल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो टोटल के 5% के अंदर होना चाहिए कैश वाला हिस्सा। तो आपका बिजनेस एक प्रकार से पूरी तरीके से बैंकिंग चैनल यूज कर रहा है, तो नेचुरली आप ज्यादा उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जांच की जरूरत नहीं है। आपकी जांच तभी करेंगे जब 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू विल सी इन योर एग्जाम। आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसके बाद सब पुराने प्रोविजन है। इन केस ऑफ एन एसएससी कवर अंडर सेक्शन 44 AE, हाँ जी भैया, 44 AE में कौन होता है पता है क्या? ट्रांसपोर्ट वाले आते हैं। 44 AE में कौन आता है? ट्रांसपोर्ट वाले आते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। एन एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेजेस हु ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स। याद आ रहा है क्या अभी कुछ? ऐसे ट्रक वाले या ट्रांसपोर्ट वाले जिनके पास 10 से एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस लेस देन 10 ट्रक्स हैं या नॉट मोर देन 10 ट्रक्स है, उन्हीं के ऊपर 44 AE अट्रैक्ट होता है। तो 44 AE अगर आपको अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर आपको कुछ प्रिजम्पटिव इनकम है, ये देखो यहाँ पर दिख रही है, 1000 पर टन फॉर ग्रॉस व्हीकल वेट एंड अनलेडेड वेट इन केस ऑफ ईच हैवी गुड्स व्हीकल एंड 7500 फॉर ईच व्हीकल अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। याद आ रहा है प्रोविजन? तो अगर आप ट्रक ऑपरेटर है और आपके 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, तो आपको 1000 रुपए पर टन, जो भी व्हीकल है, मान लो 10 टन की व्हीकल है, तो 1000 पर टन मतलब एक ट्रक 10 टन की है, तो 10 टन मतलब कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी पर मंथ। और अगर आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है, अदर व्हीकल है, तो कितनी मान ली जाएगी? 7,500 रुपए फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो पहले तो 44 EE को रिकॉल कर लो आप, ठीक है? तो अगर आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है तो उसके टनेज वेट के हिसाब से प्रेजेंटिव इनकम रहेगी, और अगर अदर व्हीकल है तो फिर पर ट्रक वाइज रहेगी। पर ट्रक कितना रुपए? 7,500 पर मंथ की इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल PGBP। तो यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये तो ऑडिट के प्रोविजन है। अब ये इनकम जो है उसे अगर आप बोलते नहीं मेरी इनकम तो इससे भी कम है, तो फिर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा 44 AA के हिसाब से, और यहां कराना पड़ेगा ऑडिट। यहां क्राइटेरिया क्या ऑडिट कराने का? 1 करोड़ से ऊपर या 5 करोड़ से ऊपर। तो अगर आप 1 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर नहीं भी हैं तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा। देखो जरा, if such SEC claims that the profit and gains from business in the relevant previous year are lower than profit and gains computed as per presumptive basis under section 44 AE। 44 AE को आपको यहां समझा रहा है, फिर से समझ में आई कि नहीं बात? लोअर, क्या पढ़ रहे हैं आप? ऑडिट किन को कराना है?
तो बिजनेस में ऑडिट उनको कराना है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से ऊपर है, बोलूँ सब 1 करोड़ या 5 करोड़। अब तो 2 ऑप्शन आ गया। और जो बिजनेसमैन 44 ए में कवर होते हैं और उसमें 44 ए में जो भी लिमिट दी हुई है इनकम की उससे कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा। और सिमिलर प्रोविजन आपको मिलेगा 44 एडी के लिए जो लिखा है, इन केस ऑफ इलिजिबल एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस हुज टर्नओवर ग्रॉस रिसीट सेल्स लेस देन इक्वल टू 200 lakhs and who has opted for 44 AD in any earlier previous year। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है थोड़ा सा समझिए। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ये लोअर इनकम दिखाते हैं तो ये आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। तो इफ द डिक्लेयर प्रॉफिट ऑफ एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर से 2021 नॉट इन अकॉर्डेंस विद द 44 AD, अगर आपका 44 AD के हिसाब से प्रॉफिट नहीं है, दैट इज प्रॉफिट कितना रहता है 8% या 6%, ये याद है 8 कब रहता है 6 कब रहता है, नॉर्मली 8%। अगर बैंकिंग चैनल से आपकी रिसीट आ रही है तो वो वाली रिसीट पे 8%, हाँ 6% ऑफ द टोटल सेल टर्नओवर रिसीट, देन ही कैन नॉट ऑप्ट 44 AD फॉर 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर। पहले इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, ये 44 AD में फिर से पढ़ना ही पढ़ना है आपको वैसे भी। देखो भाई, if he declare profit of any of the 5 successive previous year not in accordance with 44 AD, अगर आप 44 AD में आते हो और लगातार 5 साल तक 44 AD में बने हुए नहीं रहते हो, वैसे तो आपके पास ऑप्शन है आप लोअर इनकम कभी भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोअर इनकम क्लेम कर दिए तो 44 AD से उतर गए। सही बोल रहा हूं क्या? 44 AD मतलब टर्नओवर का 8 या 6% निकाले, फिर अगले साल फिर 8 या 6% निकाले, फिर अगले साल 8 या 6% निकाले, तो ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल हुआ, फिर आपको लगा यार लोअर इनकम में आ जाते हैं। तो लोअर इनकम में कैसे आए होगे आप? बुक्स मेंटेन करके ऑडिट करा लिए होगे, ठीक है भाई। अब आप वापस अगले साल 44 AD में नहीं आ सकते, अब आपको नीचे ही चलना पड़ेगा, एक्चुअल बेसिस पर ही चलना पड़ेगा। कितने साल तक? अगले 5 साल तक। फिर से पढ़ो, if he declare profit of any of the 5 successive previous year not in accordance with 44 AD, that is 8 or 6%, then he cannot opt for 44 AD for 5 successive previous year। तो 44 AD में फिर ऑप्ट नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा है ये नियम? ये लिखा है 44 AD 4 में लिखा है, जो मैं 4 बार बार मार्क कर रहा था ना, ये है 44 AD 4। क्लियर है? अब पढ़ो आगे। तो फिर ये ऑडिट का प्रोविजन क्यों पढ़ रहे हैं अपन? जब भी लोअर रहोगे 44 AD से उतरे तो ऑडिट कराना पड़ेगा ना। तो देखो क्या लिखा है, आफ्टर द ईयर ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ डिफॉल्ट दैट इज 2021 एंड द 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर, ही हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर 44 AA and get them audited under section 44 AB जो आप पढ़ रहे हो, if his income exceeds basic exemption limit। हाँ, अगर आपकी इनकम ही बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट के अंदर रह गई, इनकम ही 2.5 लाख से कम हो गई या 3 से कम हो गई या बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से, तो फिर आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो जनरली तो ऊपर ही रहेगी। तो ये जो ऊपर प्रोविजन पढ़ रही है क्या है? 44 AD 4 है। ये सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ, रेफर कर सकोगे आप। कोई डाउट? एक बार पढ़ के देखना, इंपॉर्टेंट हो गया इस साल के लिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। अब आप यहां पर पढ़ रहे थे बिजनेस के बारे में। इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में ऑडिट कब करानी है? वही नियम है, जब हिज ग्रॉस रिसीट इन द प्रोफेशन मोर देन 50 लाख इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एक तो केस हो गया। इन केस ऑफ एसएससी कैरिंग ऑन नोटिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA1, याद आया क्या? अभी पढ़े हमने, है ना, दैट इज लीगल अकाउंटेंसी एटसेट्रा। तो उस केस में क्या लिखा? और जिसका टर्नओवर जो है वो 50 लाख तक है, मतलब 50 लाख से ज़्यादा नहीं, 50 से ज़्यादा हुआ तो तब तो ऑडिट करानी है, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं है तो क्या लिखा देखे? कुछ ध्यान है क्या आपको? मैं एक सेक्शन मार्क करता हूँ, 44 ADA, कुछ ध्यान है? प्रोफेशन, हाँ, एक प्रोफेशनल 44 AD AA1 वाला, अगर इसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं है,
50 से ऊपर तो ऑडिट कराना पड़ेगा, तो बुक्स मेंटेन अपने आप हो गई। 50 से ऊपर नहीं है तो 44 AD ए के का मोर देन 50 लाख हो गया, वो तो सब चीज शामिल हो गई इसमें। 50 से ऊपर हो गए तो कुछ देखना ही नहीं ना, कराना ही पड़ेगा आपको ऑडिट। नहीं, इसमें आप हर साल 44 एडी में जाओ, एडीए में जाओ, अगले साल वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक्चुअली में बिजनेस में लोग क्या करते थे, कभी भी चेंज करते रहते थे, पहले नहीं था प्रोविजन। कभी 44 एडी में दिखा रहे हैं, कभी नहीं दिखा रहे हैं, बहुत वेरी करते थे, करके इन्होंने एक ब्लॉक बना दिया। प्रोफेशन में जनरली 44 एडी ए को अडॉप्ट करते हैं लोग। सोच के देखो ना, 50% सीधा एक्सपेंडिचर मिल रहा है, प्रोफेशन में खर्चे नहीं होते ज़्यादा। यहाँ तक समझ में आया? अब अगला प्रोविजन है आपके लिए ऑडिट रिपोर्ट। कौन दे रहा है ऑडिट रिपोर्ट? सीए दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए फॉर्म 3CA 3CB 3CD, ये ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट है। फॉर्म 3CA 3CB 3CD, ठीक है। फिर अकाउंट्स ऑडिट अंडर अदर इंस्टीट्यूट आर कंसिडर्ड, मतलब अगर किसी की किसी और एक्ट में ऑडिट होती है तो वापस से इस सेक्शन में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, लेकिन रिपोर्ट देने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कंपनी, तो कंपनी का टर्नओवर अगर एक लिमिट से ऊपर चला गया तो 44A भी ऑडिट में तो आ जाएगी, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी ऑडिट होती है। तो ये सेक्शन बोलता है कि अगर एक सीए कंपनी के हिसाब से उसको ऑडिट कर रहा है तो फिर इनकम टैक्स का फिर 44AB का फिर से ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उसका ऑडिट कर ले और सीधा सीधा फिर इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट बस जमा कर दे, उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो जो रिपोर्ट फाइल होंगे, उसका शायद फॉर्म लिखा होगा, तो फॉर्म 3CA फाइल होता है इसमें, ठीक है। मैं मार्क करा रहा हूँ, एक लाइन को मार्क कीजिएगा। इन केस वेयर द अकाउंट्स ऑफ रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय एनी अदर लॉ बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, इट विल बी सफिशिएंट if the person gets his account audited under such other law before specified date and also furnish by the said date the report of audit in prescribed form in addition to the report of audit required under such other law। ये लाइन, तो कंपनीज ऑडिट हो रही तो कंपनीज ऑडिट की रिपोर्ट के साथ इनकम टैक्स की भी एक रिपोर्ट आप बस जमा कर दीजिए, फिर से ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल भी देखिए, कंपनीज एक्ट का दिया यहाँ पर। हाँ हाँ, वो अब आएगी ना, ये आ गई ना। अगला पॉइंट, स्पेसिफाइड डेट, एक महीना पहले बताया था शायद, चेंज हुआ है ना इस बार। द एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर और ईयर रिलेवेंट टू एन असेसमेंट ईयर मीन्स द डेट 1 month प्रायर। इंपॉर्टेंट चेंजेस, पहले नहीं था, पहले रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ही था। 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1)। तो कौन सी ड्यू डेट? 139(1). 139 में काय की ड्यू डेट दी हुई है? रिटर्न फाइल करने की। तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 1 महीना पहले आपको ऑडिट फाइनल कर देनी, ऑडिट रिपोर्ट जमा कर देनी। ये नया प्रोविजन आ गया। और नीचे यहाँ पर इसके भी बारे में लिखा है, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एसएसी अदर देन कंपनी को छोड़कर हु आर रिक्वायर्ड टू गेट इज अकाउंट ऑडिटेड इज 31 अक्टूबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। पहले कितना था? ऑडिट जिनकी होती थी उनकी उनका रिटर्न कब तक फाइल होता था? सितंबर। अभी क्या कर दिया? अक्टूबर। तो जिनकी ऑडिट होती कंपनी को छोड़कर 31 अक्टूबर और द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, हेंस तो स्पेसिफाइड डेट ऑडिट की क्या हो गई?
30 सितंबर हो गई। Hence the specified date for the tax audit would be 30 September for the relevant assessment year। आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। बड़ा चेंज और काफी अरसे बाद ये चेंज आया है। आज तक कंसेप्ट यही रहा है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक ऑडिट कर दो। पिनल प्रोविजन, गड़बड़ करोगे तो पेनल्टी लगेगी। किस चीज की गड़बड़ी? ऑडिट नहीं कराए तो। इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 271B, हालांकि पेनल्टी हमारे फाइनल के कोर्स में आती है, penal action will be taken for not getting the accounts audited and for not filing the audit report by the specified date। आपने ऑडिट ही नहीं कराई या ऑडिट कराई लेकिन फाइल नहीं किया ऑडिट रिपोर्ट, तो आपके ऊपर 271B का पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी पूरा हमारे को कहाँ पढ़ना है? फाइनल लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, अदर इंपॉर्टेंट एरिया जिसको डिस्कशन हमने कर ही लिया है, 44AD क्या है? अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपकी इनकम 8%, पीजीबीपी इनकम 8% ऑफ टर्नओवर ले ली जाएगी। और अगर आपका जो बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस रिसीट का 6% ले ली जाएगी, ठीक है। और इसी के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर आप इससे हाइयर इनकम आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, और अगर लोअर इनकम बताना चाहते हैं तो फिर आपको अकाउंट्स और ऑडिट में जाना पड़ेगा। और अगर आप 44AD में आ चुके हैं और लगातार 5 साल तक उसको मेंटेन नहीं करते, आप लोअर इनकम में आ जाते हैं, तो जिस साल लोअर इनकम में आ गए वो तो आपने 44AD को छोड़ ही दिया है, और उसके अगले और 5 साल तक 44AD को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम वेज प्रेजेंट करना चाहूँ तो इट विल बी लाइक दिस। ये देखिए, ये है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ये है हमारा ईयर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कई सारे मैं ईयर्स बना दिया हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि मान लो मैं पहली बार यहाँ पर 44AD के प्रोविजन के हिसाब से रिटर्न फाइल किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं 44AD को छोड़ दिया, मैं लोअर इनकम में आ गया, आगे। अब अगले बार फिर से 44AD में आ सकता हूँ क्या? मैं नहीं आ सकता। कब तक ये नहीं होगा? अब आप देखिए, एक ये तो लोअर में खुद आए हो आप, और अगले बार आप अब 44 में ऐसा लिखता हूँ, 44AD में अब आप नहीं आ सकते, AD में अब आप नहीं आ सकते। 2 3 4 5, ये कहाँ लिखा है? हाँ जी, ये मैं सेक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ही क्लियरली पढ़ पाओगे। ये लिखा है, ये बंदिश दिए 44AD सेक्शन के एक सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है। और अगर आप उसमें नहीं आ पा रहे, इसका मायने क्या निकला? इसका मायने निकला कि आपको इसमें इस पीरियड में 44AA एंड 44AB को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका मायने ये निकला। अब आ सकते हैं क्या 44AD में? यस, अब फिर से आ जाओ, ये सजा मिल गई आपको, समझ लो। क्लियर है पॉइंट? ये लिखा है 44AD4 में। हाँ जी, हाँ, इसलिए तो मैंने गिनती कराया ना। देखो आप, देखो ये साल में आपने लिया तो मैंने इसको छोड़ दिया। देखो 1 2 3 4 5, इसलिए टाइम स्केल बनवाया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मतलब टोटल 6 साल हो गए। 1 साल तो खुद चॉइस किया ना आपने, 1 साल तो खुद ही लोअर में आए। जैसे ही लोअर में आए तो अगले 5 साल तक बैन कर दिया, आप चाह के भी नहीं आ सकते। सेक्शन इसलिए लिखा हूं ताकि आप पढ़ के इसको रिकॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। तो सबसे पहला सेक्शन है आपका 44AD को पढ़िए आप। इलिजिबल एसएससी किसके लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहला वर्ड मेरे को दिखता है रेसिडेंट, मतलब ये प्रोविजन नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। ये प्रोविजन एनओआर के लिए है क्या? है, क्योंकि एनओआर भी रेसिडेंट ही होता है। रेसिडेंट के 2 हिस्से हैं, ठीक है ना। रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, नॉट एलएलपी। एलएलपी के लिए नहीं है 44AD। इंगेज इन इलिजिबल बिजनेस, मार्क कीजिए इलिजिबल बिजनेस, हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। क्या है 10AA? SEZ, एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे जो एग्जम्पशन मिलती है।
और चैप्टर 6A अंडर सी डिडक्शन ऑफ सर्टेन इनकम, एग्जाम्पल चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलती है ना 80C से 80U, उसमें से वो डिडक्शन जो इनकम बेस्ड है, 80 QQB, 80 RRB, ऑथर को जो मिलती है इनकम, रॉयल्टी की इनकम 3 लाख तक डिडक्शन, 80 JJAA है ना, तो वो वाली अगर आप डिडक्शन ले रहे हो तो आपके लिए सेक्शन नहीं है। तो ये देखना आप, ये इसको कहां से मिलाना, चैप्टर 6 में देखना ये वाला ग्रुप कहां दिया हुआ है। तो नॉट क्लेम जो 10AA और चैप्टर 6A में इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा है उनके लिए तो क्या क्या कंडीशन है चेक करो। रेसिडेंट के लिए नहीं है, सॉरी रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एलएलपी के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है ये। और इनमें से भी जो ये सेक्शन क्लेम कर रहा है उनके लिए भी नहीं है। नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AD इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, ये देखिए नहीं है इसके लिए। प्रोफेशन 44AA1 कौन है पता है, नोटिफाइड प्रोफेशन। सेक्शन अगर यहां पर ध्यान नहीं दोगे तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, किसके लिए नहीं है। और अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन, उसके लिए नहीं है। पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, उसके लिए नहीं है। अब समझ में आया ये सेक्शन किन के लिए, पहले समझ जाओ, उसके बाद तो प्रोविजन कुछ है ही नहीं, 8 और 6% ही तो रखना है। और नीचे आता हूं मैं, हाँ नहीं नहीं ये हाँ किसी भी प्रोफेशन के लिए नहीं बोल सकते हैं अपन। नोटिफाइड प्रोफेशन को स्पेशली हटाया है, लेकिन ऊपर में लिख दिया है एलिजिबल बिजनेस। फिर देखिए एलिजिबल बिजनेस क्या है, तो एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44A। क्यों हटाया 44A, क्योंकि उसके लिए स्पेशल है, ट्रांसपोर्ट वाले के लिए। whose total turnover or gross receipt in the previous year less than equal to 200 lakh। कुछ ध्यान आया, ये तो पढ़ के आ रहे हैं अपन, 200 मतलब 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ तक। और प्रेजेंटिव इनकम 8% और 6%। 8 और 6% टैक्स है कि इनकम है, इनकम है ना, पढ़िएगा इसको। और नॉन अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शन, सीधी सी बात है भाई, अब आपका इनकम फिक्स कर दिए तो क्या वो एक्सपेंडिचर या फिर 6 और 8% निकालने पर तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा क्या, नहीं माइनस होगा, उसका कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट कैसे निकलेगी भैया, फिर एसेट यूज तो हो रही है बिजनेस में, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगी, रिटर्न डाउन वैल्यू निकलती जाएगी, समझना बात को। डेप्रिसिएशन मिल रहा है क्या, नहीं, लेकिन हर साल डेप्रिसिएशन मिल गया ऐसा मानकर आप WDV ब्लॉक के निकालते जाएंगे। क्यों निकाल रहे हैं भाई, जब नॉर्मल आप स्कीम में आएंगे तो उस समय आपको ओपनिंग WDV लगेगी ना, लॉजिक समझो तो ये समझ में आएगा। इसके अंदर लिखा है WDV ऑफ एन एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड, ये मानते हुए कैलकुलेट की जाएगी कि आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है। इसका लॉजिक समझना, नहीं तो बस इसको पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA एन ऑडिट, जानते हैं, पढ़ के आए हैं अपन। कब इनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी, जब आएगी जब आप 44AD को मानोगे नहीं और लोअर इनकम क्लेम करोगे, सही है कि नहीं। हाँ वो भी अलाउ नहीं होगा क्या, नहीं ये माना जाएगा कि फर्म को अलाउ हो चुका है, अलग से अलाउ नहीं करेंगे। हाँ वैसे ही होगा, मतलब नॉट अलाउड का मतलब ये है कि आपने भाई हम 8% ले रहे हो, क्या 92% अलाउ ही तो कर रहे हैं, तो ये मान रहे हैं कि हर एक्सपेंडिचर हमने अलाउ कर दिया आपको, बस और कुछ नहीं। एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन कुछ याद है क्या, जनरली एडवांस टैक्स कब पेमेंट होता है, 4 इंस्टॉलमेंट, है ना। जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में आता है उनको एक एडवांटेज है, उनको 4 इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं, सीधा आखिरी इंस्टॉलमेंट देना है, ध्यान आया क्या। और वो आखिरी इंस्टॉलमेंट आती है 15 मार्च, देखिए तो जरा 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर, प्रीवियस भाई एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर में ही आएगा, ऐसे ही पूछ लिया मैं तो। क्लियर है क्या, 44AD समझ में आया। और 44AD के बाद अगला सेक्शन क्या है, 44
एडीए किसके लिए है? नोटिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन रेसिडेंट एसएसी इंगेज इन द प्रोफेशन स्पेसिफाइड इन 44AA1। याद आ गया? हाँ जी। नेमली वो तो ठीक है, हमको पता है। आगे देखिए, एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA1 हुज ग्रॉस रिसीट अप टू 50 लाख। कितनी इनकम मानी जाएगी? 50%। बाकी सब खर्चों को क्या मान लिया जाएगा? अलाउ हो गया। सही है कि नहीं? ये देखिए सेम पॉइंट। और उसके बाद रिटर्न ऑन वैल्यू का भी प्रोविजन सेम है भाई, ये तो तीनों के लिए सेम है, देखो ना। और रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट, अगर आप 44ADA को नहीं मानेंगे तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, लोअर इनकम क्लेम करेंगे तो। ये देखिए, क्लेम हिज प्रॉफिट टू बी लोअर। सही है क्या? अगला सेक्शन क्या है? 44A। हाँ जी। उनका नॉर्मल बुक्स मेंटेन करो, एक्चुअल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, कुछ नहीं है। प्रिजिम्पटिव टैक्सेशन नहीं है। जिनके लिए प्रिजिम्पटिव टैक्सेशन नहीं है उनको नॉर्मल प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है उसके बेस पर नॉर्मल टैक्स देना है। 44A एन एसएसी owing not more than 10 goods carriage at any time is important word during the previous year। तो अगर प्रीवियस ईयर में किसी एक दिन भी 10 ट्रक हो गई आपके पास, 11 ट्रक हो गई, तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं है ना? अच्छा बताओ, ये सेक्शन में कोई एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है क्या? 44A जो पढ़ रहे हो आप, एलएलपी 44ADA एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है? 44AD नहीं है। थोड़ा समझ रहे ना? 44AD एसएससी को भी स्पेसिफाइड किया है, यहां सब में एसएससी लिखा है। अब ये देखिए, ट्रक ज्यादा हो जाएगी, फिर नॉर्मल प्रोविजन जहां स्पेसिफाइड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं लग रहा था, बुक्स मेंटेन करो, एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे। भाई नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं। फिर क्या करेंगे? एज पर सेक्शन 29 प्रॉफिट ऑफ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4 एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये तो बहुत यूनिक केस में दिया हो ना, बाकी नॉर्मल टैक्सेबल पीजीबीपी तो निकालना आता ही हमको। एलिजिबल बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस ऑफ प्लेइंग एंड हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेजेस, ट्रक ट्रांसपोर्ट वालों का बिजनेस। क्या इसमें बस का बिजनेस आएगा? बस सर्विसेज है हमारी, 10 ट्रक 10 बस से कम है, नहीं आएगा। गुड्स कैरेज लिखा है, ट्रक वाले इसीलिए बोल रहा हूं मैं। फिर देखिए जरा, कितनी इनकम मानी जाएगी? फॉर ईच हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स के लिए नियम अलग है और अदर देन हैवी गुड्स के लिए अलग नियम है। अदर देन हैवी गुड्स का नियम बहुत साधारण है, 7,500 रुपए पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब, अगर आपने मान लो ट्रक को, लाइट गुड्स व्हीकल है, अगर ट्रक को आपने मान लो 30 अप्रैल को खरीदा, तो कायदे से तो 11 महीने यूज किया, लेकिन पूरे 12 महीने की इनकम बुक होगी, क्योंकि अप्रैल भी काउंट हो जाएगा। तो अगर कोई 30 महीने मंथ एंड में, हाँ पार्ट ऑफ द मंथ मतलब पूरा काउंट हो जाएगा। इसका मतलब कभी आप ट्रक खरीद रहे हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन में, मंथ एंड है, तो 1-2 दिन रुक जाओ, तो वो मंथ का कम से कम इनकम काउंट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? पार्ट देयर ऑफ। और अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो फिर उसके टनेज के हिसाब से 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। 10 टन की है कि 20 टन की है, तो 1 टन का कितना? 1000। 10 टन की ट्रक है तो 10,000 पर मंथ। 25 टन की है तो 25,000 पर टन, पर ट्रक पर मंथ, ऐसा हो जाएगा ये। तो ट्रक के टनेज को देखा जाएगा। अब यहां देखो, इन केस ऑफ अ फर्म, कुछ देखा खास प्रोविजन? सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर इज, भैया ध्यान से देखो, मतलब इसकी प्रेजेंटिव इनकम निकालने के बाद, अगर ऐसी फर्म है, फर्म हो सकती है आप ही बताए भी, तो 40B की लिमिट के अंदर रहते हुए इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन पेमेंट करती, तो ये इनकम में वो भी माइनस होगा।
जबकि इन दोनों के पहले वाले में माइनस नॉट, ठीक है, और माइनस होने की लिमिट कितनी दी हुई है 40B, दिख रहा है पॉइंट। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट तो ठीक है, सिमिलर प्रोविजन है। क्लेम लोअर प्रॉफिट अगर करेंगे तो ऑडिट में जाना पड़ेगा आपको। एडवांस टैक्स का प्रोविजन देखो जरा, क्या फर्क है क्या, इसमें तो 15 मार्च था, सेकंड में भी 15 मार्च था, इसमें देखो जरा सेम है क्या। द एलिजिबल एसईसी हैज टू पे एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब जैसी इंस्टॉलमेंट रहती है वैसी देना है, तो इसमें एडवांस टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला है। तो दो खास प्रोविजन है यहां पर, दिखा क्या, एक इस प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में पार्टनर्स को दिए जाने वाले अमाउंट की डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलेगी, और यहां पर एडवांस टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है भाई। 4 इंस्टॉलमेंट पता है आपको। अब यहां पर ये पढ़ना है आपको, होमवर्क दे रहा हूं आज के लिए मैं, क्या दे रहा हूं, हैवी गुड्स व्हीकल क्या है, कितने टन से ऊपर वाले को हैवी गुड्स व्हीकल बोला है बताओ। क्वेश्चन क्या है मेरा, कितने टन से ऊपर, 12 टन से ऊपर। आपको ये तो समझ आया, एक टन में कितना किलो होता है, कितना होता है 1000, तो वहां लिख लो ना 12,000 किलो, मतलब कई बार टन में आ गया तो 12 टन से ऊपर। ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब अनलेडेंड वेट, वहां पर वर्ड वॉज का मतलब, ठीक है। बाकी कल देखते हैं। काफी सारा इंपॉर्टेंट कवरेज हुआ है आज की क्लास में। हो चुका है ना, पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली बिजनेस अपन ने चैप्टर 3 में, हाँ चैप्टर 3 में कर लिया है ना, तो इसको आप देख लेना, वापस से रिपीट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके क्वेश्चन देख लेना आप लोग, है ना। तो पूछूंगी नहीं आपसे, टेस्ट कब दोगे पहले तो बताओ। अगला चैप्टर क्या है, ठीक है ना, मंडे करेंगे ना आराम से। आप अब मेरे तो चालू जाएगा चैप्टर, आप मंडे का टारगेट रखिए ना, धीरे धीरे धीरे। हाँ मंडे को पीजीबीपी और एक अपना हाउस प्रॉपर्टी 43 है, वो जो फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट वाला ना, तो 43A, और एक इसके क्वेश्चंस वगैरह देख के आना भाई, है ना। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नीचे दिया है, बाद में दिया है, वो देख के आना। लेकिन कल कैपिटल गेन अपन चालू जरूर कर देंगे, पक्का है, ठीक है, चलिए।